अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने देखना है स्नेल्स चैप्टर 7 सेरिब्रम के क्लिनिकल्स। इन क्लिनिकल्स में टोटल 10 चीज़ें हैं जो हमने एक एक करके देखनी है। सबसे पहले थैलेमस है। थैलेमस हमें पता होता है पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन है और थैलेमस थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड पे प्रेजेंट है। इससे रिलेटेड दो बातें हमने याद रखनी है कि इसका लियन, उसका कॉज क्या होता है और इसकी वजह से इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो थैलेमस का लियन तब होता है जब दो आर्टरीज थैलेमस को सप्लाई कर रही हैं, उन आर्टरीज़ का या तो थ्रोम्बोसिस हो जाता है यानी कि उनमें कोई क्लॉट बन जाता है, या हेमरेज यानी कि वो रप्चर हो जाती हैं। तो थैलेमस का मीली लियन उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से ही हो रहा होता है। दैन इफेक्ट्स है, हमने जितने भी असेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़े हमें पता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो थैलेमस में प्रेजेंट है। तो अगर थैलेमस का लियन हो जाता है तो हमारे पास सेंसरी लॉस हो जाएगा ऑन कॉन्ट्रालैटरल साइड, क्योंकि जो सेंसेशंस हैं वो ऊपर फिर कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो पेन, टच, टेम्परेचर, प्रोप्रिसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, जितनी भी सेंसेशंस हमने पढ़ी हैं वो सारी लॉस हो जाएंगी ऑन द कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है सब थैलेमस। एंड सब थैलेमस एक्स्ट्रापिरामिडल मोटर सिस्टम का पार्ट है और हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्लोबस पैलिडस वो हमने इसे पिछले वीडियो में इनडायरेक्ट पाथवे में देखा था। जब सब थैलेमस डैमेज होता है तो हमारे पास हेमीबलिज्मस होता है। हेमीबलिज्मस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी हमारे पास एग्रेसिव वायलेंट जर्की मूवमेंट्स हो रही होती हैं। अब यहाँ पे जो मूवमेंट्स हैं जर्की हैं और वायलेंट हैं। जर्की हैं इसलिए हम उन्हें कहते हैं कोरिफॉर्म है, और वायलेंट है इसलिए बैलिस्टिक मूवमेंट कहते हैं, लेकिन इसको कोरिया नहीं कहते ना, क्योंकि कोरिया तब होता है जब कॉर्पस स्ट्रिएटम डैमेज हो रहा है। यहाँ पे मूवमेंट जर्की होने के साथ साथ वायलेंट भी हैं, इसलिए हमने इसको हेमीबलिज्मस कहा। नेक्स्ट इज़ द पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड का सबसे पहले स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास दो तरह के सेल से बना हुआ है। पाइनिलोसाइड जिसके मेन सेल्स हैं और ग्लायल सेल्स जो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, एंड दे आर एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू। पाइनियल ग्लैंड में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है यहाँ पे कैल्सिफिकेशन होती रहती है, एंड ये जो कैल्सिफिकेशन है ये रेडियोग्राफ के ऊपर विजिबल होती है, एंड इट हेल्प्स अस इन डिटेक्टिंग द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि नॉर्मली एक जगह पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ी वाइटिश अपीयरेंस है तो पाइनियल ग्लैंड यहाँ पे है, लेकिन अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि पाइनियल ग्लैंड डिस्प्लेस्ड है, यानी कुछ तो मसला होगा इसके अंदर। फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन इसका इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होता है ऑल ऑफ आवर ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पैराथायरॉइड्स, एड्रीनल्स और गोनेड्स। और जब भी पाइनियल ग्लैंड का ट्यूमर होता है तो हमारा रिप्रोडक्टिव फंक्शन इम्पेयर्ड होता है। यूजुअली इसमें ये होता है कि या तो प्यूबर्टी डिलेड होती है या बहुत जल्दी हो जाती है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस इम्पेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इस हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आगे चैप्टर में, जिसका अलग से चैप्टर उसमें डिटेल में, यहाँ पे उन्होंने बस थोड़ी बताए हुए कि इमोशंस को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को कर रहा होता है। अब हमें पता है हाइपोथैलेमस थर्मोस्टैट, तो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, जेनिटल फंक्शंस को, स्लीप को कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है, सर्केडियन रिदम कंट्रोल कर रहा है, फूड इंटेक क्योंकि सैटिस्फैक्शन और हंगर के सेंटर्स मौजूद हैं, और वर्क विद पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए डिफरेंट रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स और फैक्टर्स आ रहे होते हैं जो कि उसकी सिक्रीशंस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। हाइपोथैलेमस यूजली तब डैमेज होता है इन्फेक्शन, ट्रॉमा, वास्कुलर डिसऑर्डर या कोई भी और ट्यूमर है जिसको कंप्रेस करे। क्रेनियोफ्रेंजियोमा हो सकता है, क्रोमोफोम एडिनोमा, पाइनियल ट्यूमर, कोई भी कोई ट्यूमर डायरेक्टली कंप्रेस कर सकता है या उसके कैंसरस सेल्स आकर इसको इन्वेड कर सकते हैं। इसकी वजह से जो नॉर्मेलिटीज़ आती हैं वो इसके फंक्शन से रिलेटेड ही हैं। जेनिटल हाइपोप्लेसिया, ट्रॉफी, डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस दो तरीक़ों से हो सकती है, या तो ये कि क्योंकि एडीएच खुद हाइपोथैलेमस से ही आ रहा था, नीचे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नर्व एंडिंग्स में था, तो या तो वो आ नहीं रहा, नीचे प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या फिर ये कि हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर्स डैमेज हो गए हैं। अगेन ऑस्मो रिसेप्टर डैमेज होंगे तो एडीएच का रिलीज इम्पेयर्ड होगा। इसके अलावा ओबेसिटी होती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इरेगुलर पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मीन्स फीवर एज इट इज़ थर्मोस्टैट, तो ऑफकोर्स पे टेम्परेचर ख़राब होगा तो पायरेक्सिया हो जाता है। इमेसिएशन होगी। इमेसिएशन ओबेसिटी का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ओबेसिटी में मोटापा हो जाता है और इमेसिएशन ये है कि बॉडी बिल्कुल थिन, लीन, बिल्कुल जैसे स्किन हड्डियों के साथ चिपक चुकी है ना, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। इसकी एग्जांपल है एडिपोसोजेनिटल डिस्ट्रॉफी। एडिपोसोजेनिटल डिस्ट्रॉफी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाता है और बॉडी में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा इंसान मोटा हो जाता है, और जेनिटल ऑर्गन्स की एट्रोफी हो जाती है, इसलिए एडिपोसोजेनिटल डिस्ट्रॉफी इसका नाम है। नेक्स्ट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमें पता है कि गायरा और सल्काई होते हैं। गायरा फोल्ड्स जो होते हैं वो, और सल्काई जो उनके बीच में छोटे ग्रूव्स होते हैं वो। अब आउटर ग्रे मैटर होता है, इनर वाइट मैटर होता है। अब जो ग्रे मैटर है उसमें से 1/3 गायरा की सरफेस पे और 2/3 सल्काई में होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लियन होने पे क्या सिम्टम्स आएंगे वो डिपेंड करता है किस एरिया में हो रहा है। अगर प्री सेंट्रल गायरस में हो रहा है, सेंट्रल गायरस के आगे वाला, अब हमें पता है प्री सेंट्रल गायरस इज मोटर एरिया 4 प्राइमरी मोटर एरिया, अगर वो डैमेज होता है तो कॉन्ट्रालैटरल हेमीपैरेसिस होगा। कॉन्ट्रालैटरली होना है क्योंकि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी, तो कॉन्ट्रालैटरल हेमीपैरेसिस होगा। पोस्ट सेंट्रल गायरस इज सेंसरी, कॉन्ट्रालैटरल सेंसरी लॉस होगा। फ्रंटल लोब की अगर डीजनरेशन होती है या फ्रंटल लोब डैमेज होता है तो हमारे पास लॉस ऑफ अटेंशन है एंड सोशल बिहेवियरल चेंजेस आएंगे। इसके अलावा ये कि अगर वाइड स्प्रेड कॉर्टिकल डिजनरेशन यानी कॉर्टेक्स के काफ़ी सारे न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो हमारे पास डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया में दो चीज़ें होती हैं, एक तो लॉस ऑफ मेमोरी होती है, पुरानी जितनी भी चीज़ें थी वो भूलना शुरू हो जाती हैं और नई चीज़ें याद नहीं होती।
तो 2 चीज़ें अगर हमारे पास होती हैं, दोनों साइंस हमें मिलते हैं, तो दिस इज़ डिमेंशिया। उसके बाद लैटरल वेंट्रिकल्स हैं। लैटरल वेंट्रिकल्स, हमारे पास 2 लैटरल वेंट्रिकल्स हैं एंड उन्होंने अल्टीमेटली ओपन होना होता है इनटू थर्ड वेंट्रिकल। सो एक लैटरल वेंट्रिकल के अंदर अराउंड 7 to 10 ml CSF होता है पर वेंट्रिकल, और उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू जो 2 लैटरल वेंट्रिकल्स हैं वो थर्ड वेंट्रिकल के अंदर ओपन हो रहे होते हैं। अगर ब्लॉकेज हो जाएगी तो हाइड्रोसेफलस होगा, क्योंकि उस एरिया में CSF एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी प्रोडक्शन होती है कोरोइडल प्लेक्सस से, वहाँ पे कैपिलरीज होती हैं और वहीं से हमारे पास CSF की प्रोडक्शन हो रही होती है। इसकी एज के साथ साथ कैल्सिफिकेशन होती है, और इसको हमने एक्सरे पे या विजुलाइज करते हुए पाइनियल ग्लैंड की कैल्सिफिकेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना होता, क्योंकि कैल्सिफिकेशन वाइटिशी नज़र आ रही होती है, तो उसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। इमेजिंग के लिए CT और MRI, पहले न्यूमन सेफ्लोग्राफी होती थी। न्यूमन सेफ्लोग्राफी होता था कि लंबर पंक्चर करके लंबर रीजन से हम CSF को रिप्लेस कर देते थे विद एयर और गैस, और उससे हम रियलाइज़ करते थे, लेकिन वो एक इन्वेजिव मेथड था। अब हम CT MRI कर लेते हैं विच आर नॉन इन्वेजिव। उसके बाद हम बेसल न्यूक्लिया। बेसल न्यूक्लिया में वी हैव कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म, अमिग्डलॉइड एंड क्लोस्ट्रम। अगर हम ये वाली डायग्राम देखें, जो येलो स्ट्रक्चर है वो इंटरनल कैप्सूल है। इंटरनल कैप्सूल का एक एंटीरियर लिम्ब है, एक पोस्टीरियर लिम्ब है, और जो उनको ज्वाइन करे वो जेन्यू है। अब जो इंटीरियर लिम्ब है उसके मीडियल साइड पे कॉर्डेट न्यूक्लियस है, मोर स्पेसिफिकली हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है, और पोस्टीरियर लिम्ब के मीडियल साइड पे हमारे पास थैलेमस होता है। इसी तरह से जो लैटरल साइड पे हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। लेंटिफॉर्म के 2 पार्ट होते हैं, प्यूटामेन और ग्लोबस पैलिडस। देन इस सारे के बाहर की तरफ होता है एक्सटर्नल कैप्सूल, और उसके बाहर की तरफ होता है हमारे पास क्लोस्ट्रम। इसमें से जो ज़्यादा डैमेज होता है वो पोस्टीरियर लिम्ब भी हो रहा होता है। जो एंटीरियर लिम्ब है वो इतना नहीं होता। पोस्टीरियर लिम्ब में जो एंटीरियर 2/3 है उसके अंदर हमारे पास मोटर फाइबर्स होते हैं जो कॉर्टेक्स से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, और जो पोस्टीरियर रीजन या पोस्टीरियर 1/3 होता है उसके अंदर सेंसरी फाइबर्स होते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। अगेन कॉन्ट्रालैटरल ही होने वाले हैं ये। तो अब हमारे पास अगर एंटीरियर 2/3 ऑफ द पोस्टीरियर लिम्ब वो डैमेज होता है तो स्पैस्टिक हेमीप्लेजिया होगा। हेमीप्लेजिया बिकॉज हाफ साइड ऑफ द बॉडी पे पैरालिसिस हो रहा है, कॉन्ट्रालैटरल हो रहा है, और स्पैस्टिक होगा क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन नहीं है। अगर पोस्टीरियर 1/3 उसका या पोस्टीरियर रीजन डैमेज होता है तो कॉन्ट्रालैटरल साइड में सेंसरी डेफिसिट्स आएंगे। ये सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे थैलेमस डैमेज हो रहा था तो उसके केस में हो रहा था। नेक्स्ट इज कमीशर। सबसे मेन कमीशर, जो सबसे बड़ा कमीशर जो है वो कॉर्पस कैलोसम है, जो हमारे 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ रहा होता है। ये लर्न, डिस्क्रिमिनेशन, सेंसरी एक्सपीरियंस और मेमोरी, इसके लिए मेन इसका फंक्शन यही है कि दोनों साइड्स को ना आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। फाइबर्स इधर से उधर जा रहे होते हैं। अगर इसका एजेनेसिस है ना, ये नहीं कि बर्थ के टाइम पे कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट ही नहीं था तो कोई सिम्टम्स आते ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ब्रेन है उसके पास एक एबिलिटी होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, तो वो कंपनसेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा साइन सिम्टम्स आते ही नहीं है। लेकिन एक बंदा था, जब पैदा हुआ तब उसका कॉर्पस कैलोसम था, दैन बड़ा हुआ, वो लेट सपोज 25-30 साल का हो गया, एंड देन अचानक से वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका कॉर्पस कैलोसम डैमेज हो गया। तो हमारे पास जो हेमिस्फीयर्स हैं उनका कनेक्शन अब खत्म हो गया, एंड दे विल एक्ट इंडिपेंडेंटली। इसकी एक एग्जांपल है कि ऑब्जेक्ट हम अगर हमारे उसके लेफ्ट हैंड में होगा ना तो वर्बली डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि हमारे हेमिस्फीयर्स में से एक हेमिस्फीयर होता है जो डोमिनेंट होता है। यूजुअली ज़्यादातर लोग तो राइट हैंड से लिखते हैं, तो उनका जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो डोमिनेंट होता है। तो जो डोमिनेंट वाला होता है ना वही वर्बली काम कर रहा है, या जो स्पीच डिटेक्शन एरिया या मोटर स्पीच एरिया उसमें वो उसका रोल होता है। तो अगर उसके लेफ्ट हैंड में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो फाइबर्स राइट साइड ऑफ द कॉर्टेक्स में जाएंगे, लेकिन राइट साइड ऑफ द कॉर्टेक्स उसका डोमिनेंट नहीं है, तो फाइबर्स को पहले लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा, तभी उसका मोटर स्पीच एरिया या सेंसरी स्पीच एरिया अपना काम करेगा। तो अब क्योंकि कनेक्शन ख़त्म हो गया है तो वो वर्बली उस वर्ड को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसकी एक सर्जिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम सेक्शनिंग कर दें तो हम सीयर के स्प्रेड को प्रिवेंट कर सकते हैं। सीयर का मतलब है कि बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इनसाइड द ब्रेन। तो अगर ब्रेन की एक साइड पे है तो वो दूसरी साइड पे ना जाए, उसके लिए हम कॉर्पस कैलोसम को कट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल कैप्सूल के लिएंस। इंटरनल कैप्सूल जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा था, वाइट मैटर के फाइबर्स ही होते हैं जो कॉर्टेक्स को ऊपर से और नीचे ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अंदर फाइबर्स होते हैं। मीडियल साइड पे कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस था, और लैटरल साइड पे उसका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस था। इसमें बहुत ज़्यादा सारे फाइबर्स होते हैं, तो अगर छोटा सा भी हेमरेज, छोटी सी भी लीजन होती है तो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इसका कॉज यूजुअली वास्कुलर ही होता है। अगर किसी आर्टरी में हाइपरटेंशन है वो रप्चर कर जाती है, हेमरेज हो सकता है, थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली कॉज इसका वास्कुलर ही होता है। लास्ट वन इज अल्जाइमर्स डिसीज़। अल्जाइमर यूजुअली एज रिलेटेड मिडल टू लेटर लाइफ में ये आ रहा होता है, लाइक 30s to 40s में इसका चांस होता है, और उसके बाद उससे पहले लाइफ में ज़्यादा नहीं आता। कॉज इसका यूजुअली अननोन है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। यूजुअली इसका कॉज या तो स्पोरेडिक होता है, विदाउट एनी कॉज ही आ जाता है, या फिर फेमिलियल भी कुछ केसेस इसके वैसे देखने को मिलते हैं। इसके सिम्टम्स 2 तरह के हैं, अर्ली और लेट। शुरू में जो सिम्टम्स आते हैं उसमें मेमोरी लॉस, पर्सनालिटी चेंजेस, डिसोरिएंटेशन, स्पीच ओरिएंटेशन और रेस्टलेसनेस से। लेटर लाइफ में म्यूटिज्म होती है। म्यूटिज्म का मतलब है इनएबिलिटी टू स्पीच और कम्युनिकेट वर्बली। इसके अलावा इनकॉन्टिनेंस होती है, बंदा बेड रिडन होता है, एकदम बिस्तर पे पड़ जाता है। पैथोलॉजी इसकी ये होती है
वैसे बुक में नहीं बताई हुई, लेकिन आई गेस बता दूँ तो वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उससे हमें टैंगल्स और प्लेक्स वाली बात इजीली समझ आ जाएगी। हमारे पास नॉर्मली न्यूरॉन्स के जो सेल में, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बायोकेम में, तो सेल में उनके अंदर एक नॉर्मल प्रोटीन होती है विच इज़ अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। सेल का नॉर्मल काम होता है, सेल में जितनी प्रोटीन्स हैं बनती भी रहती हैं, डिग्रेड भी होती रहती हैं। तो अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन नॉर्मली न्यूरॉन्स को ग्रो करने में, सिग्नलिंग में, इस सब में हेल्प करती है। तो उसकी जब डिग्रेडेशन करनी होती है ना, 2 एंजाइम्स आते हैं, अल्फा सेक्रेटेज और गैमा सेक्रेटेज। वो आते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं इनटू पीसीएस और फिर वो डीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि एल्जाइमर में ना अल्फा की जगह हमारे पास एक एंजाइम आ जाता है बीटा सेक्रेटेज। अब एंजाइम हम पता कितने स्पेसिफिक होते हैं, तो यहाँ पे वो जो एंजाइम है वो और जगह पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास उसकी ब्रेकडाउन का प्रोडक्ट बनता है ना, वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। तो ये जो स्टिकी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये आपस में मिल जाते हैं और मिलकर ये प्लेक्स बना देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अमाइलॉइड प्लेक्स, जो कि अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन की डिजनरेशन से बने थे इन एल्जाइमर। तो ये अमाइलॉइड प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिग्नलिंग डिसरप्ट हो जाती है। इसके अलावा इसमें एक और टाउ प्रोटीन का जिक्र आएगा। तो प्लेक्स के अलावा वो प्रोटीन कैसे बनती है, हमारे टॉप प्रोटीन में ये होता है, हमारे पास सेल में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन में हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स को साथ में जोड़ के रखने के लिए एक प्रोटीन है विच इज़ टॉप प्रोटीन। होता क्या है कि इस केस में, अल्जाइमर के केस में, हमारे पास कुछ काइनेसिस होते हैं, वो आके उसको फोस्फोराइलेट कर देते हैं। अब जो हाइपर फोस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन होती है, वो आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक करके न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बनाते हैं। फिब्रिलरी मीन्स थ्रेड लाइक, और टैंगल्स जैसे उलझने पड़ जाती है ना बालों में, तो उसको टैंगल्स कहते हैं। तो ये दिखते भी इसी तरह के हैं। तो न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स हाइपर फोस्फोराइलेटेड टॉप प्रोटीन की वजह से बनते हैं, और प्लेक्स उस बीटा अमाइलॉइड डिपॉजिट्स की वजह से बन रहे होते हैं। यूजुअली ये अफेक्ट करते हैं हिपोकैम्पस को और एंटोराइनल कॉर्टेक्स को पहले, बट यूजुअली काफ़ी सारा एरिया इनके अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अमाइलॉइड प्लेक। जब हम हिस्टोलॉजी करते हैं तो हमें वहाँ पे ऐसे मिला हुआ सा नज़र आ रहा होता है, यूजुअली नहीं होना चाहिए ये, लेकिन यहाँ पे है ये। डायग्नोसिस हिस्ट्री के बेस पे पेशेंट की साइन सिम्टम्स में पता लग जाता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक एग्जाम से CT MRI करवा के, PET पे, PET एक स्कैन होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। अब इससे ना हमें कॉर्टिकल मेटाबॉलिज्म का पता चल जाता है। हम क्या करते हैं कि हम एक पेशेंट को ग्लूकोज का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट देते हैं, यूजुअली डीफ्लोरोग्लूकोज। और वो क्या करती है, यूजुअली क्या होता है कि हमें पता है कि ब्रेन की सेल्स कितने ज़्यादा ग्लूकोज पर डिपेंडेंट होते हैं। ग्लूकोज का अपटेक होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, उससे वो एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि हमें पता है कि न्यूरॉन्स तो डिजनरेट हो गए, क्योंकि अल्जाइमर इज न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, तो न्यूरॉन्स कम हो गए हैं, जिसकी वजह से वो उसको अपटेक नहीं करेंगे और वो वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होगी। और जब हम स्कैन पे देखेंगे ना, तो हमें वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्यूमुलेट होता हुआ नहीं नजर आएगा। नॉर्मल बंदे में होना चाहिए था, इसमें होता नहीं है, तो इससे पता चल जाता है कि कॉर्टिकल मेटाबॉलिज्म रिड्यूस्ड है। इसके अलावा CSF में और सीरम में हमें अमाइलॉइड और टाउ प्रोटीन्स मिलेंगे, उससे भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। कॉर्टिकल एट्रोफी हो जाती है इसमें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता न्यूरॉन्स डिजनरेट करने शुरू कर जाएंगे, तो हमारे जो सेल का है ना, वो वाइडन होना शुरू हो जाएंगे, और जो गायराइज थे यानी जो ग्रूव्स थे, वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर वेंट्रिकल्स डायलेट कर जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोसेफेलस हो जाते हैं। ट्रीटमेंट में हमने कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर देने होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही होती, क्योंकि हमारे पास एक एंजाइम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, जो एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। वो एसिटाइल कोएंजाइम A और कोलिन से एसिटाइलकोलिन बनाता है। उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसका लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन नहीं बन पाता। तो हम एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम कोलिनेस्टेरेज को इनहिबिट कर देते हैं, ताकि जो थोड़ी बहुत एसिटाइलकोलिन अवेलेबल है वो डिग्रेड ना हो।